कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका हमारे क्लास के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारी और 4th चैप्टर अभी हम कर रहे हैं जो सीएसएस का है। तो उसी सीरीज में आगे हम क्वेश्चन आज अपने करेंगे। तो कल हमने 80 क्वेश्चन करे थे, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी सिलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट इन सीएसएस। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग। आपको पता है कई सारे सिलेक्टर हम सीएसएस में हमने देखे थे, पढ़े थे, यूज करे थे। उसमें से एक सिलेक्टर था आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में आगे कई सारे टाइप थे, जैसे अगर आपको स्टार्टिंग का कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू दे सकते हो, ये डॉलर एंडिंग के लिए यूज किया जाता है, स्टार इन बिटवीन के लिए यूज किया जाता है। अगर ये ऐसे यूज कर रखा है आपने, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड किसी वर्ड आप दे सकते हो। तो ऐसे आपके कई सारे क्या है एट्रीब्यूट सिलेक्टर के सब पार्ट है जो हमने करे थे प्रैक्टिकल के अंदर। तो उन्हीं में से ये पूछ रखा है कि स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट के थ्रू अगर आपको किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी सिलेक्टर तो बिल्कुल नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। तो हम पहले क्या लगाएंगे, एट्रीब्यूट, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यहाँ पे हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चाहती हूँ एंकर टैग के अंदर जिसकी भी टारगेट वैल्यू, टारगेट एट्रीब्यूट है हमारा, जिसकी भी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। टारगेट की वैल्यू जिसकी भी मैंने क्या दे रखी है, ब्लैंक दे रखी है, उसको मेरे को टारगेट करना है। तो उसके लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले सकती हूँ यहाँ पे, जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे इनपुट लिया। इनपुट क्या है, हमारा टैग है। इनपुट के कई सारे आपके एट्रीब्यूट है, जैसे टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, आपका कई सारे हैं। आपको चेकबॉक्स लेना है, रेडियो लेना है, आपको किसको टारगेट करना है। तो इनपुट में मैंने यहाँ पे लिखा टाइप। टाइप एट्रीब्यूट है और टाइप की कई सारी वैल्यू है, जैसे जिसका भी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, तो उस पे क्या हो, अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये यूज किया तो इसके लिए स्पेसिफाइड वर्ड आप यूज कर सकते हो। अगर मैंने ये वाला सिंबल यूज किया तो स्टार्टिंग वर्ड को टारगेट करेगा, डॉलर यूज किया तो एंडिंग को टारगेट करेगा, स्टार यूज किया तो इन बिटवीन कहीं से भी आप कोई भी दे सकते हो। जैसे इतना बड़ा आपका एट्रीब्यूट की वैल्यू है, आपको इतने बड़े एट्रीब्यूट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना है। अगर आप डॉलर यूज कर रहे हो तो आपको गिव लिखना है। अगर आप स्टार का यूज कर रहे हो तो आप इन बिटवीन कहीं से भी कुछ भी दे सकते हो। और अगर आप ये यूज कर रहे हो तो स्पेसिफाइड कोई भी वर्ड आप दे लो तो वो आपका क्या करेगा, काम करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन एलिमेंट। एलिमेंट के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे हमारी सपोज करो ये 2 सेल है, इन 2 सेल के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मार्जिन का। बट अगर आपको क्या करना है, एलिमेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करना है तो आप किसका यूज करोगे, पैडिंग का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएसएस प्रॉपर्टी सेट अप बैकग्राउंड इमेज फॉर एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए आपको बैकग्राउंड इमेज क्या करनी है, सेट करनी है। तो उसके लिए क्या आपका एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे एट्रीब्यूट कौन सा, बैकग्राउंड इमेज, कॉलन देके यूआरएल, और यूआरएल के अंदर हम क्या देंगे, उस इमेज का नाम दे देंगे। तो वो बैकग्राउंड में लग जाएगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक। अगर आपको टेक्स्ट कैसा करना है, इटैलिक में करना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी क्या रखनी है, वैल्यू क्या रखनी है, हमने इटैलिक रखनी है। तो वो किस में कर देगा, इटैलिक में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल गिव ब्लू कलर टू टेक्स्ट। अगर आपको ब्लू कलर देना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे ये HSL है, HSL में 255 आपका ब्लू नहीं होता। HSL H की वैल्यू आपकी 0 से 360 के बीच में होती है, और 0 पे आपका रेड कलर आता है, और 120 पे आपका ब्लू कलर आएगा, और 240 पे आपका RGB, सॉरी यहाँ पे 120 पे ग्रीन कलर आएगा, और 240 पे आपका ब्लू कलर आएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या दे रखी है, 255, और ब्लू कलर आपका कहाँ पे आता है, 240 पे आता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। उसके बाद HSL, यहाँ पे कलर HSL, और यहाँ पे
सैचुरेशन की वैल्यू इसने क्या दे रखी है 255, ये किसकी यहाँ पे देनी चाहिए, क्योंकि H की वैल्यू क्या है, H हमें क्या बताता है, कलर के बारे में बताता है। 0 से 360 के बीच में बहुत सारे कलर होते हैं, रेंज होती है हमारी। S और L, S का मतलब सैचुरेशन होता है, L का मतलब हमारा लाइटनेस के लिए होता है, मतलब ब्राइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये आपको डार्क और ब्राइट करने के लिए S और L की वैल्यू हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या आ जाएगा, RGB, और B की वैल्यू ने ना क्या रख दी 255, और अल्फा की वैल्यू क्या रख दी 1, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर आपका यहाँ पे आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग वे आर वैलिड टू स्पेसिफाई व्हाइट कलर। अगर आपको व्हाइट कलर देना है तो आप कौन सी लोगे, व्हाइट कलर, RGB, तीनों की वैल्यू क्या रख दो 255 रख दो। R की वैल्यू कितनी होती है 0 से 255 के बीच में, ग्रीन की भी इतनी होती है और ब्लू की भी यही होती है। तो तीनों का यूज करके हम मिलियंस ऑफ कलर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर तीनों की वैल्यू आपने 255 रख दी तो कौन सा कलर जनरेट हो जाएगा, व्हाइट कलर। और यही आप हेक्सा में भी दे सकते हैं, इसको हेक्सा कोड बोलते हैं। हेक्सा कोड में टोटल आपकी 6 डिजिट होती है, 6 डिजिट आएगी, 0 से 9 तक की डिजिट होती है, और 9 के बाद A से F तक आपके क्या यूज होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। तो टोटल 6 डिजिट होती हैं, 0 से 9 तक की डिजिट होगी, और A से अल्फा आपके क्या करोगे, अल्फाबेट को यूज करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ A एंड B आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बीच सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट। तो एलिमेंट को सिलेक्ट करना है किस भी आपके सर्टेन स्टेट के हिसाब से, कि मैंने उसको विजिट किया है, मैंने उसको एक्टिव पे क्लिक किया है, क्या किया है मैंने। एक सर्टेन स्टेट के बारे में जब किसी एलिमेंट की बात हो रही होती है वहां पे हम सूडो क्लास को यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सूडो क्लास सिलेक्टर आ जाएगा। सूडो क्लास में क्या होता है, फर्स्ट लेटर को टारगेट करना है, फर्स्ट लाइन को टारगेट करना है, विजिट को करना है, एक्टिव को करना है, किसको मेरे को एक्टिव करना है, बिफोर को, आफ्टर को, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं सूडो क्लास के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो सूडो क्लास क्या यूज करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट को यूज कर सकते हैं एलिमेंट पे, पूरे एलिमेंट पे हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके एक पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट पर्पज इज द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी यूज। पैडिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछा गया, पैडिंग प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर देने के लिए नहीं, मार्जिन एक अलग से प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर देने के लिए भी यूज नहीं करते। तो पैडिंग का आपका किससे है, स्पेस से। तो पैडिंग हम क्यों यूज करते हैं, जब भी मेरे को बॉर्डर से कंटेंट दूर लिखना है, जैसे ये मेरा पूरा एक क्या है, बॉक्स है, और यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो बॉर्डर से कंटेंट आप कितनी दूर पे लिखना चाहते हो, स्पेस जब आप बॉर्डर से कंटेंट के बीच में दोगे तो वो कैसे दोगे, पैडिंग से दोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इन द फ्लोइंग केस, क्या होगा, कलर रेड, यहाँ पे देखो सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये इनवैलिड है, कलर रेड, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, उसके बाद एंड का यूज कर लिया तो ये भी गलत है। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड का यूज किया, ये भी गलत है। रेड यहाँ पे आ गया, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वर्क, तो यहाँ पे कलर रेड तो चल जाएगा, बट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पीछे मैंने यहाँ पे कुछ भी सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाया। तो ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क, तो सिर्फ इटैलिक वाला ही हमारा काम करेगा। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है ये, टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा, फॉन्ट यहाँ पे, उसके बाद है कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ऑल वर्क, सारे वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे। फॉन्ट स्टाइल, अगर ये यहाँ पे इन्होंने बीच में एंड कर रखा है तो ये भी काम नहीं करेगा इधर। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट में लिख रखा है, लास्ट वाला तो चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला हमारा नहीं चला ना तो सेकंड वाला भी काम ही नहीं करता हमारा। तो अगर देखा जाए तो इनमें से वैसे कुछ भी नहीं चलेगा आपका। जैसे रेड यहाँ पे है, कलर रेड हो गया आपका, उसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा तो ये अगले वाला नहीं चलेगा आपका, क्योंकि ये वाला नहीं चलेगा तो ये नेक्स्ट तो वो जाएगा ही नहीं। कलर रेड है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, बीच में फिर एंड है। अगर एंड ना होता, अगर इन्होंने देखो एंड लिख रखा है कोडिंग के अंदर तो ये काम नहीं करेगा। अगर वैसे एंड लिख रखा है फिर ये में भी काम कर जाए, वैसे इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, आपका नन आएगा। अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन है कि नन नहीं आ रहा तो आप ध्यान से थोड़ा देख सकते हो। तो ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क, ये कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल इटैलिक यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, प्रॉपर यहाँ पे क्लोज कर रखा है। फॉन्ट स्टाइलिक इटैलिक ऑल वर्क, सारे काम नहीं करेंगे।
फ़ॉन्ट स्टाइलिंग इटैलिक वर्क सिर्फ ये वाला काम करेगा। और यहाँ पे है कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन वर्क, ये भी काम नहीं करेगा। तो मे भी आपका इस हिसाब से ये ठीक बैठ रहा होगा यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन को देखें तो। वैसे तो कोई भी नहीं आएगा इधर, ठीक है। अगर नन का ऑप्शन नहीं हो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि मैं किसको टिक करूँ यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चंस को। आगे देखो, डैश इज यूज्ड टू सेपरेट द एट्रीब्यूट इन द सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ अ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में आप किससे उनको करते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे ये है फॉन्ट स्टाइल, हम इज इक्वल टू का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, कोलन का यूज करते हैं। तो देख लो यहाँ पे किसका यूज करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, कोलन का यूज आएगा यहाँ पे, और कोई भी सिंबल हम यूज नहीं करते इनको अलग अलग से करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर यूजिंग द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो उसके लिए सही सिंटेक्स कौन सा है। टैग का नाम जैसे मैंने P लिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, P टैग लिया, P हमने लिया, उसके बाद नेम स्टाइल प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। टैग का नेम स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने ली नहीं, टैग का नेम और स्टाइल टैग यूज कर लिया। स्टाइल वैसे यहाँ पे ये टैग का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट का काम कर रहा है आपका। तो ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है हमारा, फर्स्ट ही करेक्ट आंसर बन रहा है। तो सही क्या बनेगा, टैग का नाम आएगा, फिर स्टाइल, जैसे P टैग लिया मैंने, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी मैंने फॉन्ट साइज, कॉलन देके मैंने किया 25 पिक्सल, बाद में सेमीकोलन। ये प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है हमारा किसी भी टैग को स्टाइल करने के लिए। अगला देखो, अगला क्या यूज करता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट पैरामीटर डज द कैल्क फंक्शन इन CSS टेक। कैल्क फंक्शन का काम क्या होता है, मतलब कि ये व्हाट पैरामीटर डज द कैल्क फंक्शन। कैल्क फंक्शन का यूज आप कब करते हो, कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैल्क फंक्शन यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पे कैल्क फंक्शन कॉल किया, किस पे कॉल किया मैंने, सपोज करो मैंने विड्थ के ऊपर किया कैल्क फंक्शन, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 50% और उसके बाद मैंने दे दी 50 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, 100 में से 50% मेरे को ये कैलकुलेट करके दे देगा उस पर्टिकुलर विड्थ। अगर मैं यहाँ पे हाइट लिखूंगी तो ये हाइट पे काम करेगा, अगर मैं विड्थ लिख रही हूँ तो ये विड्थ के ऊपर काम करेगा। कैल्क के अंदर आप क्या वैल्यू पास करते हो कि कितने % आपको उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर मैंने 50% करी है तो 100 का 50% ये मेरे को कैलकुलेट करके दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 60% तो 100 में से 60% ये मेरे को कैलकुलेट करके प्रोवाइड करा देगा। जैसे ये एरिया है, इस एरिया का सिर्फ मेरे को 60% एरिया ही यूज करना है, तो अगर आपने कैल्क फंक्शन के लिए के थ्रू करा है तो ये कैल्क फंक्शन आपको प्रॉपर ऐसे 60% उस एलिमेंट का मेजरमेंट करके दे देगा। तो इसमें क्या है, क्या पूछ रखा है हमसे, व्हाट पैरामीटर डज द कैल्क फंक्शन इन CSS टेक। पैरामीटर का मतलब होता है क्या इसके अंदर हम लिखते हैं, क्या ये कोई पैरामीटर वगैरह लेता है, नहीं, सेंटेंस नहीं होता, नंबर भी नहीं होता, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी नहीं होता, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते। इसमें हम परसेंट में वैल्यू देंगे कि 50% करना है, 60% करना है, पिक्सल में भी दे सकते हो, आप परसेंट में भी वैल्यू दे सकते हो, टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वे कैन CSS बी रिटन। CSS के बारे में पूछा है कितने तरीके से लिखी जाती है। तो CSS के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इनलाइन विद इन टैग यूज करते हैं, इंटरनल विद इन पेज यूज करते हैं, और एक्सटेंशन हम पूरी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइल दैट आर प्लेस्ड विद इन स्टाइल टैग आर कॉल्ड। आप क्या करते हो, स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल टैग आर यूज्ड, स्टाइल दैट आर प्लेस्ड विद इन स्टाइल टैग। विद इन स्टाइल टैग के अंदर आपने लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा P और स्टाइल इज इक्वल टू, टैग के अंदर ही आप किसको यूज कर रहे हो, स्टाइल टैग को यूज कर रहे हो। तो वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, इनलाइन में। अदरवाइज तो अगर इंटरनल यूज कर रहे हैं तो इंटरनल में तो हम अलग से स्टाइल टैग लेते हैं और इसके अंदर सारी हमारी फॉर्मेटिंग करते हैं, बट इनलाइन में टैग के अंदर आप स्टाइल टैग को यूज करते हैं। तो यही इसमें पूछा गया, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इनलाइन स्टाइल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल
इनलाइन स्टाइल कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम, अभी हमने देखा ही है कौन सा यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कौन सी आएगी, फॉन्ट वेट। वेट का जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे हम, बोल्ड रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी से आपका जो फॉन्ट है वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू स्पेसिफाई द सबस्क्रिप्ट ऑफ टेक्स्ट यूजिंग सीएसएस। सीएसएस के अंदर अगर आपको क्या करना है, सबस्क्रिप्ट का यूज करना है। दो चीजें होती है, एक सबस्क्रिप्ट होता है और एक सुपरस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा H2O, ये जब हम बेस में लिखते हैं तो ये किसकी हेल्प से लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट की हेल्प से। और अगर मेरे को पावर में लिखना है जैसे x की पावर 2, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं सुपर टैग के अंदर। पावर में सुपर यूज होता है और बेस में हम सब का यूज करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट इन्होंने बोल ही दिया हमें सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट यूज करने के लिए क्या वैल्यू यूज करेंगे, सब की वैल्यू यूज करेंगे। तो वर्टिकल अलाइन सब होता है, सुपरस्क्रिप्ट कोई टैग कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, तो ये गलत है। सुपर भी कोई नहीं होता, तो सही क्या आएगा इसका, सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेक्स्ट इज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। आप जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी डायरेक्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखते हैं, बट आप उसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको यूज करना होगा राइटिंग मोड। राइटिंग मोड की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, बट आप उसको वर्टिकल में भी लिख सकते हो। आप क्या करोगे, राइटिंग मोड की यूज करोगे एट्रीब्यूट, और यहाँ पे अगर आपने लिख दिया वर्टिकल तो ये वर्टिकल में चला जाएगा। इसकी भी फर्दर दो वैल्यू होती है, RL बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट होता है, और LR भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। यही सेम RL और LR आपका किस में होता है, आपका हॉरिजॉन्टल में भी होता है। तो हॉरिजॉन्टल को आगे हाइफन आएगा, RL और LR का आप यूज कर सकते हो वो देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कि लेफ्ट से राइट लिखना है या राइट से लेफ्ट की ओर आपको जाना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज टू ऐड शेडो ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको शेडो करनी है तो आप किसका यूज करोगे, टेक्स्ट शेडो का आप यूज करोगे। बॉक्स के ऊपर अगर आपको लगाना है तो फिर किसका यूज किया जाता है, बॉक्स शेडो का यूज किया जाता है। तो टेक्स्ट शेडो, उसके बाद जैसे मैंने लिखा 2 पिक्सल, फिर मैंने लिखा 2 पिक्सल, फिर मैंने लिखा 4 पिक्सल, और फिर मैंने लिखा रेड। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर ये ऑफसेट होता है और ये कलर होता है शेडो का। तो ये 4 वैल्यू दी जाती है शेडो की। टेक्स्ट में भी यही होगी और बॉक्स शेडो में भी यही वैल्यू दी जाती है। इनको आप अप डाउन कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड, नोट आया हुआ है, नॉट अ वैलिड फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। वेरिएंट कलर कौन से होते हैं, जो डार्क होते हैं, आप जिनको वो तो सॉरी वाइब्रेट के थे। जो यहाँ पे वेरिएंट की प्रॉपर्टी आपसे पूछ रखी है, वेरिएंट में आपकी कौन सी होती है, एक तो नॉर्मल होता है, एक स्मॉल केस होता है और एक इनहेरिट तो बाय डिफॉल्ट होती है, बट लार्ज कैप्स कोई वैल्यू नहीं होती। अब नॉर्मल तो नॉर्मल हो गई है, हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट की वैल्यू कर दी स्मॉल कैप्स, तो ये क्या कर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, H मेरा कैपिटल में है, बाकी ये सारा मेरा किस में है, स्मॉल में है। अगर मैंने सपोज करो ये P के अंदर है और P के ऊपर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो क्या आउटपुट होगी अप्लाई करने के बाद, H तो आपका ऐसे ही रहेगा, ELLO, ये इन सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल में कर देगा। बट जो कन्वर्ट होके अब आए हैं ना स्मॉल कैप से, मतलब इसका नाम है, समझो कैप्स का मतलब होता है कैपिटल में कन्वर्ट करना, और स्मॉल का मतलब है कैपिटल में तो कन्वर्ट करेगा, बट ये जो ऑलरेडी कैपिटल है ना उससे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, तो ये क्या कर देगा, कैपिटल में तो कन्वर्ट करेगा बट इनसे स्मॉलर साइज में होंगे जो आपका ऑलरेडी कैपिटल में है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो लार्ज कैप्स कोई वैल्यू नहीं होती आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज का ओरिजिन अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कौन सी का, बैकग्राउंड ओरिजिन का। इसकी 3 वैल्यू होती है, एक तो होती है आपकी पैडिंग ओरिजिन, एक होता है आपका बॉर्डर और एक होता है आपका कंटेंट। अगर आपने पैडिंग यूज कर रखी है
सपोज करो आपने ये बॉर्डर लगा रखा है, अगर आप पैडिंग का यूज कर रहे हो तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपने बॉर्डर का यूज कर रहा है तो वो प्रॉपर बॉर्डर से स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप कंटेंट का यूज कर रहे हो, सपोज करो आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट है तो वो इमेज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बैकग्राउंड ओरिजिन है कि कहाँ से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो, पैडिंग से, बॉर्डर से, कंटेंट से। तो ये 3 वैल्यू होती है आपकी किसकी, बैकग्राउंड ओरिजिन की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द CSS प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू डिफाइन द सेट द डिफरेंस बिटवीन 2 लाइन ऑफ योर कंटेंट। 2 लाइन, जैसे मैंने पहली लाइन ये लिख रखी है, दूसरी लाइन ये लिख रखी है, इन दोनों के बीच में अगर मेरे को डिफरेंस देना है तो किसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी मीन हाइट का, मतलब कि हाइट की वैल्यू दे दूंगी तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा थोड़ा बहुत। अगर आप इसकी वैल्यू कम ज्यादा करोगे तो ये ओवरलैप भी कर सकती है एक दूसरे को, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रॉपर्टी अलो टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन। अगर आपको फर्स्ट लाइन किसी भी एलिमेंट की इंडेंट करनी है, इंडेंट का मतलब होता है स्पेस देना। जैसे मेरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट मैं क्या चाहती हूँ यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ, टेक्स्ट इंडेंट का। मैंने टेक्स्ट इंडेंट की वैल्यू लिखी 60 पिक्सल, तो ये 60 पिक्सल छोड़ के फिर स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, नहीं, सिर्फ पहली लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, बाकी आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, जैसे हमारा नॉर्मल फ्लो चलता है। सिर्फ पहली लाइन पे टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी काम करती है, बाकी लाइन पे काम नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ जेनरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाई नो इनहेरिट फॉर्मेटिंग। ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो क्या आंसर है इसका, स्पैन आ जाएगा। स्पैन के ऊपर कोई भी इनहेरिट प्रॉपर्टी आपके अप्लाई नहीं होती, पहले भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगला देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है, बॉक्स मॉडल में क्या होगा, आपका पैडिंग होता है, मार्जिन होता है, और क्या होता है, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर, और प्लस में कंटेंट भी होता है। जब भी आप बॉक्स मॉडल के बारे में सुनोगे, बॉक्स मॉडल कभी भी हमारे यूजर क्रिएट नहीं करता, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने पी टैग यूज किया, तो पी टैग के चारों ओर अगर आप आउटपुट में जाके देखोगे राइट क्लिक करके, तो आपके उसमें बॉक्स मॉडल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जो जो वैल्यू इनमें से दे रखी है उनका ऐसे करके पूरा एक प्रॉपर बॉक्स मॉडल आपका बन जाता है। तो ये मॉडल मतलब कि क्या है, वर्चुअली होता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक थोड़ा सा लेआउट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो भी ब्राउजर पे ही हमें दिखाई देता है, कोडिंग में इसका कोई लेन देन नहीं होता। तो आपका बॉक्स मॉडल में एक तो ये 3 चीजें तो पक्का ही आती हैं, कौन सी, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, और साथ में कंटेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो बॉक्स मॉडल क्या है, एक वर्चुअल बॉक्स ड्रॉ अराउंड एलिमेंट है, एक एलिमेंट के चारों एक वर्चुअल बॉक्स क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन CSS व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट ऑल पैरा टैग। आपको किसको करना है, सारे के सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। आगे क्या लगा रखा है, डॉट, इट मीन जिसके अंदर ये डॉट क्लास मतलब कि पी क्लास यूज होगी उस पर अप्लाई होगा। हैश यूज कर रखा है, मतलब ये क्या है, आईडी है, तो जिसके अंदर हम आईडी को कॉल करेंगे उस पर अप्लाई होगा। बट हमें किस पे करना है, सारे के सारे पे, तो उसके लिए हम किसका यूज करना पड़ेगा, टैग सिलेक्टर का। कौन से का, पी का। तो ये क्या है, टैग सिलेक्टर है, जो जितने भी पैराग्राफ होंगे सबके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, W3 कंटेनर क्लास ऐड अ पैडिंग टू एनी HTML। ये 5th चैप्टर का है। कंटेनर क्या करता है, 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट से पैडिंग प्रोवाइड कर देगा आपको। नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS। CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो बैकग्राउंड इमेज होता है, कलर होता है, पोजीशन होता है, बट बैकग्राउंड इटरेट की कोई पोजीशन नहीं, सॉरी कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। HSL CSS स्टैंड फॉर, HSL का मतलब क्या होता है, U, S का मतलब सैचुरेशन, लाइटनेस का मतलब क्या होता है हमारा, L का मतलब क्या होता है लाइटनेस। U की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 360 के बीच में होती है। 0 पे आपका कौन सा कलर आता है, रेड कलर आएगा। 120 पिक्सल पे आपका ग्रीन कलर आ जाएगा, और 240 पे आपका कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 से 360 के बीच में, जैसे जैसे आप कलर्स यहाँ पे ये रेंज बढ़ाते जाओगे, कलर की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है डार्क मोड में लेके जाएगा।
अगर सैचुरेशन की वैल्यू 0 करोगे तो ग्रे में आ जाएगा, ग्रे शेड में आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 100% करोगे, इनकी वैल्यू परसेंट में दी जाती है, 0% से 100% तक होती है। 0 पे ग्रे कलर आ जाएगा और 100% पे फुल कलर आ जाएगा। जैसे मैंने रेड कलर यूज किया है तो 100% फुल रेड कलर आपका डार्क शेड में आ जाएगा। लाइटनेस की भी वैल्यू 0 से 100% के बीच में होती है। 0 पे आपका कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक, और 100% पे आपका कौन सा आ जाएगा, व्हाइट कलर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से कि 0 पे आपका लाइट में कौन सा कलर आता है, आपका आएगा ब्लैक कलर, और 100 पे कौन सा आएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। सैचुरेशन में 0 पे ग्रे कलर आएगा और 100% पे फुल कलर आ जाएगा। यू की वैल्यू 0 से 360 के बीच में होती है। तो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द CSS सिलेक्टर, P ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे यूज कर रखा है, टारगेट। तो ये आपका कौन सा सिलेक्टर है, ये आपका है चाइल्ड सिलेक्टर। नाम क्या है इसका, चाइल्ड सिलेक्टर इसका नाम है। काम क्या होगा, P के जो डायरेक्ट चाइल्ड है कौन, एंकर टैग, उनके ऊपर अप्लाई होगा। सपोज करो मैंने P टैग लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिए, 2 एंकर टैग लिए। उसके बाद मैंने P को क्या किया, क्लोज किया, और P से बाहर मैंने 2-3 एंकर टैग और ले रखे हैं। अगर आपने ये वाला एट्रीब्यूट अप्लाई किया है, ये वाला सिलेक्टर अगर आपने अप्लाई करा है, तो ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ इन 2 के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड है और ये वाले इसके चाइल्ड नहीं है। तो ये किसके ऊपर अप्लाई करता है, सिर्फ इसके डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर बात करता है ये। तो ऑल एंकर एलिमेंट पे नहीं होगा, ऑल पैराग्राफ एलिमेंट विद इन एन एंकर। तो ये बोल रहा है सारे पैराग्राफ पे नहीं होगा, पैराग्राफ के अंदर जो एंकर टैग है उन पे अप्लाई होगा। ऑल एंकर टैग एलिमेंट डायरेक्टली इनसाइड पैराग्राफ, तो ये वाला सही है। पैराग्राफ के अंदर जो डायरेक्ट है आपके एंकर टैग, उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द CSS सिलेक्टर ULLI टारगेट। ULLI का मतलब ये कौन सा आपका, ये है आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये क्या करेगा, UL के अंदर LI चाहे डायरेक्ट चाइल्ड हो चाहे इनडायरेक्ट। सपोज करो मैंने UL ली, UL के अंदर मैंने LI लिया और फिर मैंने दोबारा से LI लिया। इस LI के अंदर मैंने क्या ली, OL ले ली, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, LI, और बाद में मैंने यहाँ पे आके UL को बंद कर दिया। तो ये वाले तो 2 इसके क्या है, डायरेक्ट चाइल्ड, बट ये वाला LI इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये OL के अंदर आ रहा है, ये इनडायरेक्ट चाइल्ड है। बट ये डिसेंडेंट सिलेक्टर है, ये सबके ऊपर अप्लाई होगा, चाहे कोई इसका डायरेक्ट चाइल्ड है चाहे कोई इसका इनडायरेक्ट चाइल्ड है। तो ये क्या करेगा, ऑल लिस्ट आइटम विद इन अनऑर्डर लिस्ट, जितने भी हो चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, सबके ऊपर अप्लाई करेगा ये। तो करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट वैल्यू पोजीशन की क्या होती है, स्टैटिक होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच CSS प्रॉपर्टी शुड वन यूज टू इनसर्कल एन इमेज विद टेक्स्ट। इमेज के साथ आपको क्या करना है, टेक्स्ट को भी लिखना है। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं प्रॉपर इमेज के ऊपर टेक्स्ट को फिट करने के लिए। लेफ्ट में करना है, फ्लोट की वैल्यू होती है लेफ्ट राइट, ये सारी प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रॉपर टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। व्हाट इज CSS, CSS का क्या यूज है, CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज, बिल्कुल है। CSS इज डिजाइन टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट इंक्लूडिंग लेआउट, कलर एंड फॉन्ट। तो हम इसको सेपरेट से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका लेआउट होगा, कलर्स होगा, फॉन्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी आपकी। अगला है आपका, CSS इज द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट, स्टाइल करने के लिए यूज होती है। तो ये तीनों ही आपके क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट। अगर आपको इटैलिक में करना है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, फॉन्ट स्टाइल, क्या, इटैलिक। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप इटैलिक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट CSS स्पेसिफिकेशन। पहला CSS 1 था, CSS वर्जन 1 भी हो सकता है, या फिर अपने उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो सबसे पहला था CSS लेवल 1, या फिर CSS वर्जन 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर द डिफॉल्ट अमंग अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट। डिफॉल्ट है मतलब कि बहुत सारे सिमिलर एलिमेंट है,
उनमें से डिफॉल्ट को आपको सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट का मतलब है बाय डिफॉल्ट, जैसे आपके पैराग्राफ का कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है। तो बाय डिफॉल्ट सिमिलर एलिमेंट्स में से बाय डिफॉल्ट के थ्रू कुछ चीजें अगर आपको उठानी है तो आप किसका यूज करोगे, डिफॉल्ट का आप वहां पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर चेक्ड, ऑलरेडी चेक्ड हो। जैसे मेरे पास ये 3 चेक बॉक्स है और मैं चाहती हूँ ये वाला बाय डिफॉल्ट चेक मिले, तो इसके अंदर मेरे को कौन से एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, चेक्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चेक्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर करेंटली इनेबल्ड। जो अभी करंटली इनेबल्ड है उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, इनेबल्ड है तो इनेबल्ड के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, इनेबल्ड ही यूज करना पड़ेगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। फर्स्ट चाइल्ड है किसी भी पेरेंट का, तो उसके लिए हम क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जैसे P कोलन फर्स्ट चाइल्ड, तो P का जो पहला चाइल्ड है मैंने लिखा UL और उसके बाद मैंने लिखा फर्स्ट। तो UL का जो पहला LI होगा सिर्फ उस पे, मतलब कि पहले ही चाइल्ड पे अप्लाई होगा, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट एन एलिमेंट इफ इट इज द ओनली चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। मतलब कि सिर्फ एक ही चाइल्ड है और कोई चाइल्ड नहीं है, सिर्फ एक ही चाइल्ड है उसका, तो उसके ऊपर अगर हमें अप्लाई करना है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम यूज करेंगे, ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो ओनली चाइल्ड, जैसे मैंने यहाँ पे UL लिया, इसके अंदर मैंने एक LI लिया और UL को मैंने क्लोज कर दिया। दोबारा से फिर मैंने UL लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, 2 LI को लिया और उसके बाद मैंने UL को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ऐसे ही मैंने क्या किया, H1 टैग ले लिया, H1 के अंदर मैंने P टैग लिया और H1 को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही जिसका एक चाइल्ड है उस पे अप्लाई हो, जिसके एक से ज्यादा चाइल्ड उस पे अप्लाई ना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LI कोलन देके ओनली हाइफन चाइल्ड, इसका मतलब क्या है, जो भी LI सिर्फ एक चाइल्ड है उसके ऊपर अप्लाई हो। तो LI यहाँ पे 2 चाइल्ड है तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे LI सिर्फ इकलौता है तो इस पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा P कोलन देके ओनली चाइल्ड, तो जहां पे सिर्फ P अकेला चाइल्ड होगा उस एलिमेंट का उसके ऊपर अप्लाई होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो अकेला एक ही चाइल्ड होना चाहिए उसका, अगर कोई और चाइल्ड हुआ उसका फिर वो अप्लाई नहीं होगा, इकलौता होना चाहिए उसके अंदर वो एलिमेंट, तभी ये आपका जो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। सूडो क्लास के अंदर है ये सारे के सारे आपके। व्हाट डज द मार्जिन ऑटो मीन्स, अगर आपने मार्जिन ऑटो यूज करा है तो उसमें क्या होगा, मार्जिन आपका इक्वली सेट हो जाएगा, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट में, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू आपका जो आपने उसको एलिमेंट लिया उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप क्या कर देगा, सेट कर देगा, कहाँ से, लेफ्ट से और राइट से। अगला क्वेश्चन देखो, विच टैग इज यूज टू कंटेन कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी कंटेंट, जो प्राइमरी कंटेंट से रिलेटेड है बट इट इज नॉट प्राइमरी कंटेंट ऑफ द पेज। तो उस ऐसे कंटेंट को जो प्राइमरी से तो है कनेक्ट है बट वो एग्जैक्ट प्राइमरी कंटेंट नहीं है, तो ऐसे कंटेंट को हम कौन से टैग के अंदर लिखेंगे, ऐसे को हम लिखेंगे ए साइड के अंदर। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो आप ए साइड के थ्रू आप दे सकते हो। आपको अलग साइड बार क्रिएट करना है तो भी आप ए साइड का यूज कर सकते हो। HTML5 का ये टैग है आपका ए साइड टैग, अगर आप इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लगा रहे हो तो वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हटा रहे हो तो भी वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करो मेरे को 4 तारीख को बच्चों का एग्जाम लेना है, तो मैंने वेबसाइट पे इन्फो डाल दी कि ऐसे ऐसे आपका 4 तारीख को एग्जाम होगा, तो जब तक 4 तारीख नहीं आती वो वहां पे रहेगा, प्राइमरी पार्ट बन गया है वो वेबसाइट का। बट जैसे ही 5 तारीख आएगी मैं उस कंटेंट को वहां से हटा दूंगी तो वो क्या है, वेबसाइट से हट जाएगा। तो वेबसाइट पे लगाओगे तो कोई फर्क नहीं है, हटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइमरी पार्ट है बट एग्जैक्ट प्राइमरी में नहीं आता, तो उसको आप कौन से में लिखोगे, ए साइड में। नैव टैग आप कब लिखोगे, जब आपको एंकर टैग यूज करना है। फुटर कब लिखते हो, जब आपको फुटर पार्ट क्रिएट करना है। और हेडर कब लिखते हो, जब वेबसाइट का या वेब पेज का हेडर आपको क्रिएट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1। वही आ गया सेम क्वेश्चन, ऑल H1 सारे H1 पे आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, H1। मतलब कि हमें यहाँ पे टैग सिलेक्टर देना पड़ेगा। ये किस पे है, ये क्लास है, ये भी इसने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो क्लास यहाँ पे लग रही है और ये भी गलत तरीके से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, टैग सिलेक्टर का आप यूज करोगे अगर आप सारे के सारे H1 पे क्या चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इफ द एलिमेंट PH4 एंकर टैग दैट आर नीडेड टू बी ऑफ द ऑरेंज कलर देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल डू। मतलब कि क्या है, सारे के सारे क्या हो, ऑरेंज कलर हो, मतलब सब पे सेम तरह की फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, या तो हम करेंगे क्लास सिलेक्टर का या हम करेंगे ग्रुप सिलेक्टर का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, अगर क्लास है तो क्लास को, अगर ग्रुप है तो ग्रुप को। तो यहाँ पे जो आंसर है आपके वो ग्रुप में आ रहे हैं। तो जैसे बीच में कोमा नहीं लगा रखा है, ये गलत है, प्लस लगा रखा है, ये गलत है, सेमीकोलन लगा रखा है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये वाला। यहाँ पे मैंने ग्रुप बना दिया इनका एलिमेंट का, और इनको सेपरेट किससे करना होता है, कोमा लगा के इनको सेपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ टू अप्लाई स्टाइल टू ऑल स्पैन एलिमेंट इनसाइड पैरा हैविंग क्लास स्टाइल। क्लास क्या है, स्टाइल। किसकी क्लास है, ये पैराग्राफ की, और पैराग्राफ किसके अंदर है, स्पैन के अंदर है। तो हाउ टू अप्लाई स्टाइल टू ऑल स्पैन, ऑल स्पैन, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गई इसको, जितने भी स्पैन है उनके ऊपर इनसाइड पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर है, और उसकी क्लास क्या है, स्टाइल है। तो पी के अंदर कौन आपका, स्पैन है, और कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं हम, स्टाइल क्लास यूज कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि पी आपका पेरेंट है और स्पैन आपका क्या है, चाइल्ड है। तो स्पैन क्या है, चाइल्ड है, और पी क्या होना, पेरेंट। तो पहले पेरेंट आता है, उसके बाद चाइल्ड आता है। बट यहाँ पे क्लास का भी जिक्र कर रखा है, स्टाइल नाम का। तो क्लास इन दोनों के बीच में यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे बीच में हम क्लास को यूज करेंगे डॉट लगा के। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द विड्थ attribute so that the width of the element adjusts itself the current width of its पेरेंट। अगर पेरेंट के अकॉर्डिंगली कोई चाइल्ड अपनी विड्थ को एडजस्ट करता है तो वो कैसे करेगा, हम उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 100%। और किसकी करेंगे, चाइल्ड की करेंगे। जैसे हमारा ये बॉक्स है, अब सपोज करो ये मेरा 200 पिक्सल का है, और जो पिक्चर ले रही हूँ वो मेरी 300 पिक्सल की है, तो वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि जिसके अंदर डाल रही हूँ वो छोटा है और इमेज मेरी बड़ी है, तो वो बाहर आएगी हमारी, या फिर स्क्रॉल बार बन जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ एग्जैक्ट इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को ये क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, तो मैं चाइल्ड की वैल्यू क्या कर दूंगी, इस विड्थ की 100% कर दूंगी। तो जितना ये कंटेंट है इसके अकॉर्डिंग अभी अपनी वैल्यू 100% करेगा, इससे बाहर ये निकलेगा नहीं। तो वैल्यू हमें क्या करनी है, इसकी 100% करनी है, तो वो बाहर नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बॉर्डर है और ये मेरा कंटेंट यहाँ से लिखना मैंने स्टार्ट करा है। तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। इफ एन एलिमेंट बिकम इनविजिबल, इनविजिबल है, बट द रेस्ट ऑफ द वेब पेज लेआउट इज नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं कर रही उसकी लेआउट, अगर आप उसको विजिबल नहीं कर रहे, वो दिख नहीं रहा, देन व्हाट कुड बी द प्रॉपर्टी अप्लाइड टू दैट एलिमेंट। उसके ऊपर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कराएंगे। तो जब वो कंटेंट एलिमेंट तो है बट वो विजिबल नहीं है, आपको उसको क्या करना है, हाइड करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, हिडन। तो वो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट आपको दिखेगा नहीं। अगला देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट काउंट इन द टोटल विड्थ ऑफ द एलिमेंट इन द वेब पेज। वेब पेज की अगर टोटल विड्थ आपको काउंट करनी है तो कौन काउंट नहीं होता, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये तीनों ही आपकी काउंट होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबो। क्यों, क्योंकि सपोज करो मैंने पैडिंग की वैल्यू क्या दे दी, सपोज करो मैंने 2 पिक्सल की पैडिंग दे दी हर डायरेक्शन से, बॉर्डर की वैल्यू मैंने दे दी 4 पिक्सल हर डायरेक्शन से, ऐसे ही मार्जिन की वैल्यू दे दी मैंने 2 पिक्सल हर डायरेक्शन से, विड्थ मैंने दे दी 100 पिक्सल की, और ऐसे ही हाइट मैंने दे दी यहाँ पे 50 पिक्सल की। तो आपका ये सारा का सारा क्या होगा, एड ऑन होगा। अगर मैंने पूछा कि इस एलिमेंट की टोटल विड्थ बताओ कितनी है, तो टोटल विड्थ आपकी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल में होती है, लेफ्ट से राइट। यहाँ पे जो पैडिंग आपकी है चारों डायरेक्शन की है, बॉर्डर भी चारों डायरेक्शन का,
मार्जिन भी आपका चारों डायरेक्शन का, विड्थ तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती है और हाइट आपको पता है वर्टिकल होती है। तो यहाँ पे 2 2 अगर हम लेफ्ट और राइट विड्थ मेरे को कैलकुलेट करनी है तो लेफ्ट की और राइट की करूंगी मैं, तो 2 और 2 यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही बॉर्डर हमारा कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, लेफ्ट और राइट का करना है। ऐसे ही मार्जिन हमें लेफ्ट और राइट का करेंगे तो 2 लेफ्ट का और 2 राइट का, तो कितना हो गया 4। और विड्थ मेरी कितनी है 100 पिक्सल, तो इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 8 और 4 12, 12 और 4 हमारा कितना आ जाएगा 16, तो 116 इस पर्टिकुलर एलिमेंट की टोटल विड्थ हो जाएगी। ऐसे ही जब आप हाइट कैलकुलेट करोगे तो हाइट में आपको किसको करना है टॉप और बॉटम को, तो टॉप और बॉटम की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पैडिंग की, बॉर्डर की, मार्जिन की। उस टाइम पे आप विड्थ को नहीं करोगे, उस टाइम पे आप किसको करोगे हाइट को मेजर करोगे, तो वो टोटल हाइट आ जाएगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो ये हमारे 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चन हमारे 4th चैप्टर के रहते हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में उनको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसी सीरीज को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे टिल आपके एग्जाम तक। अगर कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी है, अगेन मैं यही रिपीट करना चाहूंगी, आप मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।